नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं हूं आंचल, मेरे साथ मेरी सहयोगी भावना और हमारी कोशिश होती है मॉर्निंग प्राइम टाइम पावर पैक शो के जरिए नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ हम आपको दिखाएं आत्मनिर्भर होते हुए भारत की तमाम सशक्त तस्वीरें। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल। सुप्रभात। सुप्रभात नया दस सवेरा के सभी दर्शकों को भी। और जैसे कि आंचल ने बताया कि अगला 1 घंटा जो है वो पावर पैक रहने वाला है, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आज देश और दुनिया में क्या घटनाक्रम रहने वाले हैं वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ अखबारों में कौन सी वो प्रमुख सुर्खियां हैं जो आपको जाननी जरूरी है। इसके साथ साथ अगर देश के साथ दुनिया की बात करें तो किस तरीके से दुनिया में इस समय कौन सी खबरें इस समय आपको जाननी जरूरी हो रही है। खेल जगत में क्या हो रहा है, कल क्या हुआ है मैच में, ये भी आपको बताएंगे। सेहत से जुड़ा आपका हाल कैसा रहने वाला है ये भी, यानी कि पूरा 1 घंटा कई सारे क्षेत्रों पर बात होने वाली है। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। विकसित भारत के विजन पर होगी चर्चा, टेक्नोलॉजी और रिफॉर्म्स पर होगा मंथन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरेंगी उड़ान। पोखरण में आयोजित होने वाली वायु शक्ति प्रदर्शनी का करेंगी अवलोकन। इजरायल के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों ने अपने संबंधों को दिया विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा। प्रधानमंत्री ने कहा जल्द होगा मुक्त व्यापार समझौता। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ छेड़ी जंग। अफगानिस्तान के देर रात के हमले के बाद पाकिस्तान ने काबुल समेत कई शहरों पर किया हमला। दोनों देशों का एक दूसरे के कई सैनिकों के मार गिराने का दावा। और खेल की खबरों में भारत की T20 विश्व कप में जिम्बाब्वे पर 72 रन से बड़ी जीत। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मुकाबला जीतना जरूरी। और आइए अब खबरें विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करने वाले हैं। वेबिनार में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, ढांचागत विकास, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, वित्तीय क्षेत्र संरचना, पूंजी बाजारों का जो सुदृढ़ीकरण है और कर सुधारों द्वारा जीवन सुगम बनाने जैसे तमाम विषयों पर यहां चर्चा की जाएगी। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रमुख विषयों पर बजट उपरांत वेबिनारों की श्रृंखला का ये पहला वेबिनार है। वेबिनारों का मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले अनुभवों और प्रतिभागियों से मिली सुझावों और प्रतिक्रियाओं को समझा जाए। इसके साथ साथ अलग अलग हितधारकों के व्यवहारिक अनुभव और सीख का फायदा भी उठाया जा सके। इन सभी सुझावों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं को सही तरीके से और अच्छे परिणाम देने वाले तरीके से लागू करना ही इन वेबिनार्स का लक्ष्य है। वेबिनारों में उद्योग जगत, वित्तीय संस्थान, बाजार प्रतिभागी, सरकार, उद्योग नियामक, शिक्षा जगत के हितधारक प्रमुख बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन उपायों पर विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के अभ्यास वायु शक्ति का अवलोकन करने वाली है। अभ्यास से पहले राष्ट्रपति स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरेंगी। यह अभियान 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के संयोजन में किया जाएगा, जिसमें वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह दूसरे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर की और विशेषता आपको बताएं तो रेगिस्तानी क्षेत्र से लेकर अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक विभिन्न प्रकार के भूभागों में संचालन के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति शाम में भारत पाकिस्तान सीमा के पास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के व्यापक प्रदर्शन वायु शक्ति का अवलोकन करेंगे। इसमें भारतीय वायुसेना के विभिन्न विमान अपनी परिचालन क्षमता प्रदर्शित करेंगे। वायु शक्ति अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 120 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिनमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सहित कई अन्य एसेट्स शामिल हैं। वायुसेना के अनुसार कुल 77 फाइटर जेट, 43 हेलीकॉप्टर और 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भाग लेने वाले हैं।
फाइटर जेट श्रेणी में राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000, मिग 29 और जैगुआर शामिल होंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर कल जैसलमेर पहुंची थी। बात पाकिस्तान की, जिसने अफगानिस्तान के शहर काबुल और कंधार पर बमबारी की। इसके साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। एक्स पर लिखी पोस्ट में आसिफ ने कहा कि सब्र अब खत्म हो रहा है। साथ ही आसिफ ने कहा कि अब खुला युद्ध होगा। यह हमला उस घटने के कुछ घंटे बाद हुआ है जब अफगान बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सीमा सैनिकों पर हमला किया था। इससे पहले तालिबान सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई पहले पाकिस्तान द्वारा किए गए घातक हवाई हमलों के जवाब में की गई थी। दोनों सेनाओं ने कहा कि सीमा पर हुई हिंसा में दर्जनों सैनिक मारे गए हैं। हाल के महीनों में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर कई हमलों और सीमा पर झड़पों के बाद यह संघर्ष अब और तेज हो गया है। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अफगान तालिबान के रक्षा ठिकानों को काबुल, पख्तिया और कांधार में निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी हवाई हमलों की पुष्टि की है। तो पाकिस्तान का अफगान तालिबान के साथ युद्ध का ऐलान। और इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच देखें तो अब जैसे युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है और एक विवादित लाइन है, डूरंड लाइन, इसको लेकर दोनों देशों के बीच कहा जाए तो एक जंग जैसी स्थिति है। क्या है अब दोनों देशों के बीच अभी फिलहाल की स्थिति और कहां-कहां इस समय हमले किए गए हैं? देखिए, कहें कि 1:50 पे जो अभी रात जो बीती है, वो 1:50 पे जो अफगानिस्तान का समय है, उसके हिसाब से सबसे पहले पाकिस्तान के जो हवाई जहाज ने वहां पे हमला किया 1:50 पे। उसके बाद कांधार पे उन्हें हमला किया, उसके बाद पख्तिया पे हमला किया। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण, खास करके काबुल और कांधार तो काफी महत्वपूर्ण शहर है अफगानिस्तान। 2 प्रमुख शहर है अफगानिस्तान के, जहां की एक तो काबुल में उनकी राजधानी है, कंधार उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कल्चरल और उनका बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। तो ऐसे में पाकिस्तान द्वारा यह जो हमला किया गया है, निश्चित तौर पे एक तरीके से खुले युद्ध की घोषणा है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पिछले कई महीनों से इस तरह की झड़पें चली आ रही हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा गंभीर लग रहा है, क्योंकि किसी की राजधानी पर हमला करने का मतलब है कि निश्चित तौर पे यह एक युद्ध की घोषणा है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, जो ख्वाजा आसिफ है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम ओपन युद्ध में है अफगानिस्तान से। तो ओपन युद्ध है, अब कब पूरी तरह से युद्ध में तब्दील हो जाएगा, इस बात की आशंका से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान की जनता और अफगानिस्तान के लोग जो है वो अपना मान सम्मान रखना बहुत जानते हैं। और आपने देखा है कि किस तरह से अफगानिस्तान ने पूरा सोवियत यूनियन के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ा, उसके बाद अमेरिका के खिलाफ लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, और अब पाकिस्तान जो है वो उनके साथ लड़ाई करने को आ रहा है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो अब कोशिश कर रहा है कि अपने पांव पे खड़ा हो, वहां एक शासन व्यवस्था स्थापित हो, ताकि वहां के लोग जो कह सकते हैं कि पिछले 25 साल से वहां लगातार वहां के लोग जो युद्ध में है, वो चाहते हैं कि उन्हें एक नई जिंदगी मिले। ऐसे में पाकिस्तान को एक बात खल रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमेशा अपने एक प्रॉक्सी के रूप में देखता रहा है, अपने एक तरीके से उपनिवेश के रूप में अफगानिस्तान को पाकिस्तान देखता रहा है। और ऐसे में अफगानिस्तान के प्रति जो है उनकी जो है अभी जो पूरी जो उनका रवैया है, वो रवैया उचित नहीं है। और इसलिए अफगानिस्तान जब भी थोड़ा सा अपने को सहज करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अभी जो अफगानिस्तान की तरफ से खबरें मिल रही है मुझे, कि उन्होंने डूरंड लाइन पे काफी बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डूरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, उस सीमा पे कई जगह पे अफगानिस्तान अपना दावा पेश करता है, कई जगह पे पाकिस्तान अपना दावा पेश करता है कि विवादित सीमा है। तो उस सीमा पे अभी लगातार झड़पें चल रही है अफगानिस्तान की, जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, और एक खतरनाक स्थिति पूरी तरह से पाकिस्तान ने खुद ही बनाई है। उनका तालिबान पाकिस्तान से अगर लड़ाई है, तो पाकिस्तान की सीमा के अंदर उन्हें अपने
स्थिति को संभालना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान कह रहा है कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है पाकिस्तान तालिबान से। दरअसल पूरी तरह से वहां आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान ने ही दिया। इस पूरे इलाके में आतंकवाद को पल्लवित पुष्पित पाकिस्तान ने किया, और आज जब उसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ रहा है तो वे पड़ोसी देश के राजधानी पे हमला कर रहे हैं। बहुत ही एक तरीके से कहें कि निंदनीय बात है कि किसी देश की नागरिक के ठिकानों पर हमला किया जाए, किसी देश के महत्वपूर्ण शहरों पर हमला किया जाए, और जो लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में झड़पें और बढ़ेगी। हालांकि बीच में देखिए तुर्की और अखिलेश, लेकिन जिस तरह से जनरल मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त तिलमिलाए हुए हैं और उन्होंने गजब लिल हक जो ऑपरेशन शुरू किया है उसके बारे में हम चाहते हैं कि आप थोड़ी जानकारी दें। देखिए, निश्चित तौर पे यह जो ऑपरेशन है, यह ऑपरेशन कहने को तो है कि ये पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन है, लेकिन निश्चित तौर पे इसका असली मकसद जो है कि अफगानिस्तान में जो अपने पांव पे खड़ी हो रही वहां की सरकार है, उस सरकार को किसी भी तरीके से डीस्टेबलाइज करके रखना और स्थिर करके रखना, ताकि वो अपने एक स्वतंत्र देश के रूप में उसकी जो अपनी स्थिति बन रही है, वहां के लोगों को जो उनको शासन व्यवस्था देनी है। अफगानिस्तान जो पूरी तरह से युद्ध से परेशान रहा है, ऐसे में यह जो पाकिस्तान की तरफ से यह जो घोषणा है, जनरल मुनीर जो अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हैं बार बार, उसके रिएक्शन में देखिए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जो है हामिद करजाई, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जनता को इस तरीके से परेशान नहीं किया जा सकता और अफगानिस्तान इसका पूरी तरह जवाब देगा। तो आसिम मुनीर जो कभी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, तो होता है कि दो पार्टों के बीच में कभी कभी फंस जाता है, बहुत जो चतुर बनने की कोशिश करता है। तो हो सकता है आसिम मुनीर पाकिस्तान को उस चतुराई में कहीं कहां जाकर फंसाएंगे, अभी इसकी आशंका बहुत बनी हुई है। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि अपना खड्डा खुद खोदना ये पाकिस्तान ने करके दिखाया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस आतंक को पनपने दिया अफगानिस्तान में, आज उसी का खामियाजा खुद पाकिस्तान भुगत रहा है। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से भावना हमने देखा था कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था अभी 22 तारीख को, जिसकी कड़ी आलोचना भारत ने भी की थी, क्योंकि ये रमज़ान का पाक महीना है और उस लिहाज से एक युद्ध जैसी स्थिति इस महीने में देखना दोनों ही देशों की आर्थिक संरचना के लिए काफ़ी खराब स्थिति आगे पैदा कर सकती है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए नया सवेरा। MDS का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप। MDS का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी कर कल रात स्वदेश लौटे हैं। 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा इजराइल दौरा था। इस दौरान भारत और इजराइल ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। यात्रा के दौरान नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, विनिर्माण, सांस्कृतिक आदान प्रदान, कूटनीति और सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में
27 समझौतों और MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की कि दोनों देश जल्द ही परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को अंतिम रूप देंगे। साथ ही उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए नई साझेदारी स्थापित करने की बात भी कही गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का मुख्य केंद्र टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी रहा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मौजूदा संयुक्त आयोग की मंत्री स्तरीय स्तर की बैठक की और उसको बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संबंधों को एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक आगे बढ़ाया और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति पहल का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि मानवता को कभी संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए। दोनों पक्षों ने दीर्घकालिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने व्यापार, कृषि, ऊर्जा, साइबर स्पेस और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे AI, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि इजराइल में UPI के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हुए समझौते से इनमें नए आयाम जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आज हमने इस सहयोग को फ्यूचरिस्टिक दिशा देने का संकल्प लिया है। इजराइल के सहयोग से भारत में स्थापित सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारी मित्रता के उत्तम उदाहरण है। इनकी सफलता देखते हुए हमने इनकी संख्या 100 तक ले जाने का 100 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी काम कर रहे हैं। इससे इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगी और लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत और इजराइल भविष्य में नियमित तौर पर द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठकों की व्यवस्था पर सहमत हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी घोषणा की। We've decided to have a G2G meeting in India as soon as we can arrange it. We'd like to take the distinguished ministers who are here. भारत और इजराइल के बीच भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC, IMEC के कार्यान्वयन और I2EU2 भारत इजराइल UAE अमेरिका के ढांचे के तहत सहयोग पर भी चर्चा हुई। इजराइल यात्रा के अंतिम दिन भारतीय मूल के यहूदी समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इजराइल के विकास में योगदान को लेकर उनकी सराहना की। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के सलेम का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सलेम स्थित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIHT के नए शैक्षणिक भवन का उद्घाटन भी करने वाले हैं। वहीं दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। वे सलीम जाएंगे, जहां भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए शैक्षणिक भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं 3 दिवसीय बिहार दौरे के अंतिम दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में रहने वाले हैं। इस दौरान सीमावर्ती जिलों से जुड़े मामलों पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी। समीक्षा बैठक के बाद अमित शाह दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। नेपाल और बांग्लादेश से नजदीकी के कारण रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमांचल में अमित शाह का दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री ने किशनगंज जिले में बुधवार को भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता के साथ इस दौरे की शुरुआत की थी। और अब बात कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की, जो आज भारत की 4 दिवसीय यात्रा के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भारत की ये पहली यात्रा होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देना है। कनाडा के प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव मुंबई होने वाला है, जहां वे विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और शीर्ष भारतीय और कनाडाई कॉरपोरेट नेताओं, वित्तीय विशेषज्ञों और इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। कार्नी रविवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे और सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से व्यापक वार्ता होगी। दोनों नेता भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जो पिछले साल जून में कनानास्किस और पिछले साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में हुई उनकी पिछली बैठकों पर आधारित होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये दौरा सामान्य होते भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण चरण पर हो रहा है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहले ही एक रचनात्मक और संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त कर चुके हैं, जो एक दूसरे की चिंताओं और संवेदनशील मुद्दों पर पारस्परिक सम्मान, मजबूत जन संबंधों, बढ़ती आर्थिक परस्पर पूरकता पर आधारित होगी। दोनों देशों के नेताओं के बीच होने वाली ये आगामी बैठक भारत कनाडा के साथ एक दूरदर्शी साझेदारी के निर्माण में सकारात्मक प्रगति और साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने के भी अवसर प्रदान करेगा। भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 8 युद्धपोतों वाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना की तीसरे पोत अंजुदीप को शामिल करने जा रही है। इस युद्धपोत को आज चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। अंजुदीप एक अत्याधुनिक पोत है, जिसे विशेष रूप से तटीय शुद्ध युद्ध वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया। ये तटीय उथले जल क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम होगा। और आइए अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत है। भारत में आयोजित हालिया एआई इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई, बल्कि भविष्य की रणनीति तैयार हुई है। एआई की तमाम तकनीकों से कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा, कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी विशेष सीरीज एआई भविष्य का भारत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल भविष्य की तकनीक नहीं रह गया है, बल्कि यह तेजी से बदलती दुनिया में परिवर्तन और लॉजिस्टिक्स को आगे बढ़ाने वाला प्रमुख इंजन बन चुका है। आज एआई न सिर्फ परिवहन को तेज और सुरक्षित बना रहा है, बल्कि इसे अधिक कुशल, किफायती और पर्यावरण अनुकूल भी बना रहा है। भारत में स्मार्ट मोबिलिटी के लिए एआई का उपयोग रेल, शिपिंग, पोर्ट्स और हरित परिवहन के क्षेत्र में काफी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक नए युग के दहलीज पर खड़ा है, जहां तकनीक लोगों के जीवन को बदल रही है और देश की प्रगति को नई दिशा दे रही है। एआई अब केवल शोध, प्रयोगशालाओं या बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर स्तर और क्षेत्र तक पहुंच रहा है।
एआई आज स्मार्ट मोबिलिटी इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है, जिसे ट्रैफिक जाम की मुश्किलों से निजात पाने, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ ही कनेक्टेड परिवहन प्रणाली में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिल रही है। दरअसल भारत में हर दिन करोड़ों लोग और लाखों टन माल परिवहन नेटवर्क से गुजरते हैं। इस दौरान चुनौतियां भी कई होती हैं, मसलन ट्रैफिक जाम, दुर्घटना, प्रदूषण और बढ़ती शहरी दबाव। लेकिन अब एआई इन समस्याओं का स्मार्ट समाधान बनकर सामने आया है। एआई न सिर्फ लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, बल्कि सामानों की ढुलाई को अनुकूलित बना रहा है, हरित तरीकों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर रहा है और साथ में स्मार्ट डेटा आधारित और टिकाऊ मोबिलिटी को भी सक्षम बना रहा है। तेज मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने एआई आधारित पार्सल लॉजिस्टिक्स सिस्टम शुरू किया है। इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल भुगतान और शेड्यूलिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे तेज डिलीवरी, कम लागत और माल परिवहन में काफी सुधार हुआ है। वहीं भारत के बंदरगाहों में भी एआई तेजी से बदलाव ला रहा है। वोएज एक्स एआई जैसी कंपनियां एआई के माध्यम से जहाजों के आगमन का अनुमान लगाकर क्रेन संचालन और कार्गो प्रबंधन को बेहतर बना रही हैं। इससे बंदरगाहों की दक्षता में 25% तक की बढ़ोतरी हुई है और हजारों करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। एआई जहाजों के ईंधन उपयोग को पर्यावरण अनुकूलित और कम करने में मदद करता है। इसके तहत अल्टरनेटिव मैरीटाइम पावर प्रणाली अपनाई जा रही है, जिससे उत्सर्जन कम होता है। एआई हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और ऊर्जा उपयोग को भी अनुकूलित करता है। इससे भारत पर्यावरण अनुकूल परिवहन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। परिवहन के क्षेत्र में एआई ट्रैफिक सेंसर, जीपीएस वाले वाहन, इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम, टिकटिंग प्लेटफॉर्म, निगरानी कैमरे, मौसम की जानकारी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को उपयोगी जानकारी में बदलकर आवागमन को काफी सरल और सुलभ बना रहा है। एआई आधारित एडेप्टिव ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल यानी कि एटीएससी प्रणाली का इस्तेमाल बड़े शहरों में यात्रा के समय को 25% तक कम किया गया है। एआई ट्रैफिक पैटर्न का विश्लेषण कर सिग्नलों को स्वतः नियंत्रित करता है, जिससे जाम कम होता है और सुरक्षित बनती है। एआई केवल वर्तमान को ही नहीं सुधार रहा है, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बना रहा है। ये परिवहन की बुनियादी संरचना की खराबी का पहले से अनुमान लगाकर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है। इससे न सिर्फ सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि सिस्टम भी अधिक विश्वसनीय बनता है। एआई भारत की मोबिलिटी को तेज, सुरक्षित और हरित बना रहा है। रेलवे से लेकर बंदरगाह, सड़कों से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हर क्षेत्र में एआई नई क्रांति ला रहा है। ये केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि भारत की प्रगति की नई दिशा है और ये भारत को आने वाले समय में स्मार्ट और हरित परिवहन वाला वैश्विक गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यह है असल एआई जो है भविष्य का भारत, और कृषि में किस तरीके से एआई तकनीक काम कर रही है ये आपको बताते हैं। कृषि में एआई तकनीक से ग्रामीण भारत भी खूब सशक्त हो रहा है। राजस्थान के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीक का प्रयोग कर किसानों को मजबूत बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। देखिए जयपुर से ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में संपन्न एआई समिट में जिस डिजिटल भविष्य पर चर्चा हुई, उसकी सबसे ठोस झलक ग्रामीण भारत में भी देखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांवों और खेतों तक पहुंच चुका है। जयपुर के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीक का प्रयोग कर किसानों को सशक्त बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। साथ ही कृषि में एआई का उपयोग फसल कटाई, स्वास्थ्य निगरानी, कीट नियंत्रण और कमी का पता लगाने के लिए भी किया जा रहा है। एआई अत्याधुनिक तकनीकों को क्षेत्र में लाकर कृषि क्षेत्र को अधिक अनुकूलनीय बना रहा है। एआई जो है वो काफी क्षेत्रों में, अभी आप देख रहे हैं कि वो काफी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो एग्रीकल्चर भी पीछे नहीं है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखें तो खास करके जो अभी जो किसानों को समस्या आ रही है कि कल गर्मी होगी तो क्या करें, परसों ठंडी होगी तो क्या करें, इसको ध्यान में रखते हुए एआई बेस्ड प्रणाली जो है वो स्थापित की जाएंगी और इससे किसानों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा कि वो अपने मौसम के हिसाब से कैसे उसको अच्छा से अच्छा अपना उत्पादन दे पाए। इसकी जानकारी उनको एआई के माध्यम से मिल पाएगी। एआई आधारित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर फसल प्रबंधन, लागत में कमी और संभावित हानि को घटाने के रूप में सामने आ रहा है।
एआई आधारित फार्म लैब का कंट्रोल रूम में सिंचाई व कृषि गतिविधियों की निगरानी के लिए जंक्शन के रूप में कार्य करता है। एआई के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अध्ययन कर रहे युवाओं व शोधार्थियों को एआई आधारित एग्री ड्रोन प्रणाली पर ट्रेनिंग दी जा रही है। एआई ड्रोन फसलों की सिंचाई, उर्वरक छिड़काव, फसलों में रोग कीट प्रबंधन में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। राजस्थान हमारा उष्ण कटिबंधीय और सेमी एरिड कंडीशन क्षेत्र में आता है और यहाँ पे एआई और आईओटी और ड्रोन कई उपयोगिताओं के बारे में अगर जैसे मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, भूमि की जो उर्वरता क्षमता है वो बहुत कम है और इसकी जो संभावनाएं भी होती हैं वो भी बहुत कम है। तो इसमें ड्रोन एक महत्वपूर्ण इसमें भाग निभा सकता है कि भाई ड्रोन से मान लीजिए कि अगर हमारे पास में 10 लीटर का एक टैंक है और ड्रोन में लगा हुआ है तो हम एग्रीबोट को इसमें से 1 एकड़ में लगभग 15 से 20 मिनट तक अगर उड़ा दें तो उस 1 एकड़ जमीन को हम बचा सकते हैं। कुल मिलाकर एआई के जरिए किसानों को बेहतर आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे विकसित भारत की संकल्पना विकसित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई। देश में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। जल्द ही 14 वर्ष की किशोरियों के लिए देशव्यापी मुफ्त एचपीवी जो टीकाकरण का अभियान है उसे शुरू किया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में हर वर्ष 70 से 80 हजार महिलाओं की मौत इस बीमारी से हो जाती है। ऐसे में इस वैक्सीनेशन की बेहद ज्यादा जरूरत है। इससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव होगा। सरकार की ये पहल स्वागत योग्य है। महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। देश भर में जल्द ही 14 वर्ष की किशोरियों के लिए मुफ्त ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी की रोकथाम करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि हर वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की निगरानी में टीका लगाया जाएगा। यह वैक्सीन कैंसर सर्विक्स को बचाता है और बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा कैंसर है जिसको कि एक वैक्सीन के द्वारा हम हमेशा के लिए नकार सकते हैं। लाइफ में इस वैक्सीन के बाद ये कैंसर नहीं होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सामान्य लेकिन संभावित रूप से खतरनाक वायरस है जो आमतौर पर स्किन टू स्किन संपर्क से फैलता है। लंबे समय तक शरीर में बने रहने पर यह वायरस सर्वाइकल कैंसर का कारण बन जाता है। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर वर्ष लगभग 70 से 80 हजार महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है। ऐसे में यह टीकाकरण अभियान लाखों जिंदगियों को बचाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। जो एचपीवी है ये सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ये इन्फेक्शन होती है और हम शादी से पहले जब बच्चा छोटी होती हैं बच्चे तभी उनको ये वैक्सीन दें तो उसके बाद उनको ये बीमारी जो है ये जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगी। पहले तो सिर्फ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते थे, अब वैक्सीन भी आ गई क्योंकि एक वायरस के कारण है, उस वायरस की वैक्सीन बन गई। तो इससे हम ये टीकाकरण करके बहुत हद तक उस रिस्क को कम कर सकते हैं। टीकाकरण देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध होगा। सभी सत्र प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में आयोजित किए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि 14 वर्ष की आयु में टीकाकरण इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उम्र में वैक्सीन वायरस के संपर्क से पहले दी जा सकती है, जिससे शरीर में मजबूत और लंबे समय तक रहने वाली प्रतिरक्षा विकसित होती है। टीके की एक खुराक दी जाएगी। ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। हर वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस वैक्सीन के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं
जैसे कि दर्द होना या लाली होना जहाँ पे इंजेक्शन लगता है, या कुछ थोड़ा बुखार हल्का आना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट जो है ये बहुत मामूली है रिलेटिव टू जितना इसका फ़ायदा है कैंसर से बचाव में। वैक्सीन काफ़ी सेफ है। HPV टीकाकरण कार्यक्रम लागू होने के साथ ही भारत उन 160 देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने इसे अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया है। वर्ष 2006 से अब तक दुनिया भर में 50 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं और शोध के अनुसार ये वैक्सीन 93 से 100% तक प्रभावी पाई गई है। सरकार की यह पहल केवल एक टीकाकरण अभियान नहीं बल्कि देश की बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक सशक्त कदम है। समय पर टीकाकरण से आने वाले वर्षों में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय कमी आएगी। यह अभियान न केवल सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा बल्कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण की दिशा में एक नया अध्याय भी लिखेगा। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एक अहम वैक्सीन है जो सरकार की एक अहम पहल के अंतर्गत आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे। कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर के साथ मिलकर SECL की धड़कन CSR पहल की शुरुआत कर दी है। ये खनन प्रभावित क्षेत्रों में जन्मजात दिल की बीमारियों से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और सर्जिकल इलाज देती है और सितंबर 2024 से अब तक CECL जो है उसकी पहल से तकरीबन 250 बच्चों की जान बचाई जा चुकी। देखिए मासूम चेहरे, धीमी धड़कन, थकी हुई मुस्कान, जन्मजात हृदय रोग यानी CHD। कोलफील्ड इलाकों में कई बच्चे जन्म लेते हैं दिल में एक छेद के साथ। इलाज महंगा, परिवार गरीब और उम्मीद लगभग खत्म। तभी कोल इंडिया लिमिटेड की राष्ट्रीय पहल नन्हा से दिल के तहत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने बढ़ाया एक कदम। साथ मिला श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर का। 6 सितंबर 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर हुए और जन्म हुआ एक परिकल्पना SECL की धड़कन का, जिसमें 11 परिचालन केंद्रों में स्क्रीनिंग, परामर्श, जांच, सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव ICU देखभाल, परिजनों के लिए आवास और फॉलोअप शामिल है। यहाँ हर तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एक दिन के बच्चे से लेके जितने भी बच्चों को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है उनके ऑपरेशंस होते हैं। नॉर्मली यहाँ 6 से 7 ऑपरेशन रोज होते हैं बेसिकली, और OPD में हम कम से कम 20 से 25 पेशेंट रोज देखते हैं जो सर्जरी के लिए आते हैं। एक साल में हम 1200 से 1300 ऑपरेशन करते हैं और नीचे कैथ लैब में 700 से 800 इंटरवेंशन होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 3000 बच्चों का यहाँ प्रोसीजर्स हर साल होते हैं सर। आज इस पहल से करीब 250 नन्हे दिल फिर से सामान्य धड़क रहे हैं और कोल इंडिया की इस राष्ट्रीय मुहिम से 1000 से अधिक बच्चों को नया जीवन मिला है। मेरा ऑपरेशन हो गया है, मैं अच्छी हो गई हूँ। अब मैं बड़े होकर और डॉक्टर बनूंगी। हमारे बच्चे को जो नई जीवन मिली है उसके लिए SECL को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के डॉक्टर लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे से गुड़िया का ऑपरेशन भी कर दिया है। निःशुल्क उसका पूरा ऑपरेशन हो गया है। अब मेरा कोई पैसा ऐसा यहाँ खर्च नहीं हुआ। सफलता यही नहीं रुकी। ICL बोर्ड ने ICL की धड़कन चरण 2 को भी मंजूरी दी है। 300 और सर्जरी के लिए 471.41 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। हम बड़े खुशनसीब समझते हैं कि SECL और CIL ने जो हमको ये बड़ा हाथ दिया है, जिनके कारण हम इतने सारे बच्चों की जो सच में इतने रूरल और डीप इंटीरियर्स में रहते हैं, गरगोड़ा, रामानुजगंज ये तरफ जो रहते हैं, उनको जो कभी सुविधाएं मिलना शायद उनको कभी नसीब में भी नहीं था, ये सब CIL और SECL के तरफ से मुमकिन हुआ है आज के डेट में। 250 से अधिक बच्चे आज सामान्य जीवन जी रहे हैं। ICL ने देश के नौनिहालों की धड़कन नहीं बल्कि देश के भविष्य को सुरक्षित किया है। चंद्रशेखर, DD न्यूज, रायपुर।
और अब बात देवभूमि उत्तराखंड की, जहां हिमालय की ऊंची चोटियां आकाश को छूती हैं, जहां न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम खजाना है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय स्रोत भी मौजूद है। यहाँ 4 धाम की पवित्र यात्रा लाखों श्रद्धालुओं को मोक्ष की ओर ले जाती है। वहीं यहाँ की पवित्र नदियाँ जीवन की शुद्धता का प्रतीक बनकर बहती हैं। उत्तराखंड का चंपावत जिला भी आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी और आज से यहाँ शुरू हो रहा है आस्था का सबसे बड़ा मेला। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड का चंपावत जिला अपने अंदर आस्था, परंपरा और उत्सव की कई कहानियां समेटे हुए है। आज से एक बार फिर यहाँ मां पूर्णागिरी का प्रसिद्ध मेला शुरू हो रहा है। यह मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जो 3 महीनों तक मां पूर्णागिरी के जयकारों से गुंजायमान रहेगा। हर साल लगने वाला ये मेला चंपावत को एक जीवंत तीर्थ में बदल देता है। पूर्णागिरी मंदिर की मान्यता सदियों पुरानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह 52 शक्ति पीठों में से एक है, जहां माता सती की नाभि गिरी थी। पूर्ण पर्वत की चोटी पर बसा यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि प्रकृति की गोद में बसा एक चमत्कार भी है। यहाँ की हवा में आस्था की सुगंध घुली है और हर साल लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। मंदिर की लाल पीली झंडियां हवा में लहराती हुई आस्था की गाथा गाती हैं। इस मेले में उत्तराखंड के भक्त ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल के हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये आस्था का वो संगम है जो देश की सीमाओं के भेद को भी मिटा देता है और सभी माता की भक्ति में डूब जाते हैं। मेले की रौनक देखते ही बनती है। सड़कों पर रंग बिरंगे स्टॉल, लोक संगीत की धुनें और भक्तों की भीड़ जो पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते हुए मंत्रों का जाप करती है। मुख्य मंदिर तक की यात्रा एक साहसिक अभियान की तरह है, जहां हर कदम पर देवी की शक्ति महसूस होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में समाचार पत्र आ चुके हैं, तो आइए अब समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों को देख लेते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। तो पहली खबर भावना के पास है। भावना, पहली खबर। बिल्कुल, पहली खबर भारत इजराइल संबंधों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे को संपन्न करके स्वदेश लौट चुके हैं। लेकिन भारत इजराइल संबंधों की बात करें तो एक नया अध्याय यहाँ पर भारत और इजराइल के संबंधों में यहाँ देखा गया है और जल्द ही दोनों देशों के बीच FTA होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है वहाँ पर जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और भारत के UPI की वहाँ धमक दिखने वाली है जल्द, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच होगा। और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है। 27 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, अगली खबर जो है वो दैनिक जागरण से है, जहां पर जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वो इसी बात को कह रहे हैं, इसी बात को कड़ी से आगे बढ़ाते हुए कि जिस तरह से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए हैं भारत के करीबन 38 देशों के साथ, तो कैसे ग्लोबल लेवल पर जब हम हमारे कच्चे माल को पहुंचाने की बात करते हैं, हमारी खेती से जुड़े हुए जो तमाम उत्पाद हैं उन्हें पहुंचाने की बात करते हैं, उस लिहाज से ये अहम FTAs हैं जो भारत को ग्लोबल पहचान दिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारत साउथ एशिया में अगर हम बात करें, यानी ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें, तो प्रखर और मुखर आवाज है। यहाँ पर वाणिज्य मंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे FTAs जो तमाम देशों के साथ किए गए हैं उसे एक अलग ही स्तर पर ले जाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग क्षेत्र है, नवाचार, डिजिटल टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ हम बात करते हैं स्टार्टअप्स। और आइए अगली खबर का रुख करेंगे। हवाई टिकट रिफंड से जुड़ी हुई है। पहले बड़ी दिक्कतें होती थी कि वो रिफंड जो है आपको मिलता नहीं था, लेकिन अब नए रूल्स आ चुके हैं जो कि 26 मार्च से लागू होने वाले हैं। और 26 मार्च से जो रूल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 48 घंटे पहले अगर आप हवाई टिकट को रद्द करते हैं तो आपको रिफंड मिलेगा। DGCA के रूल्स हैं, आपको बता दें। साथ ही हवाई टिकट के जो नियम हैं उसमें बदलाव हुआ है रिफंड से जुड़े। अब टिकट बुक करने के लिए यात्री 48 घंटे तक बिना अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं, मगर नई उड़ान का किराया ज़्यादा है तो किराया अंतर आपको देना होगा। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं जो समाचार पत्रों में आज प्रकाशित हुई हैं और साथ ही साथ हमने उन खबरों से आपको रूबरू कराया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे दुनिया भर की खबरों की। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH
किचन किंग से अब का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत। अब जानते हैं दुनिया भर से जुड़ी तमाम खबरें अराउंड द वर्ल्ड में। तो बात करते हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे की, जहां की पार्लियामेंट ने मर्कोसुर ब्लॉक और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ये डील 25 साल की बातचीत के बाद जनवरी में साइन हुई। अर्जेंटीना की सेनेट ब्राजील, उरुग्वे और पैराग्वे के साथ मर्कोसुर के कोर मेंबर्स से एक है। इस ट्रीटी को करीबन 60 से ज्यादा वोटों को लेकर मंजूरी दी गई, जबकि 3 वोट इसके खिलाफ थे। क्यूबा में भारी हथियारों से लैस 10 क्यूबाई नागरिकों ने स्पीड बोट से घुसपैठ की कोशिश की, जिसे हवाना सरकार ने आतंकवादी प्रयास बताया। घटना के बाद क्यूबा ने तुरंत अमेरिका से सहयोग मांगा। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनाव से पहले सुरक्षा हुई कड़ी। करीबन 10,900 से ज्यादा में से करीबन 3,680 मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा परमाणु विवाद समाधान की दिशा में बढ़ता दिखाई दिया। बातचीत खत्म होने के बाद मीडिएटर ओमान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों पक्ष अपने देशों की राजधानियों में सलाह मशवरे के बाद जल्द ही बातचीत फिर से शुरू करने की योजना बना रही हैं। और अब खबरें खेल जगत से, हमारे फेवरेट सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। सुपर 8 ग्रुप 1 के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद ये मुकाबला भारत के लिए करो या मरो जैसा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या के अर्धशतकों की बदौलत 4 विकेट पर 256 रन बनाए। ये T20 विश्व कप में टीम इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है। इतना ही नहीं, अभिषेक ने शानदार अर्धशतक जमाया, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन भी पूरे किए। अब भाई साहब जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। बस 3 मैच दूर हैं हम अपने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से। आप भी आते वहां पर बारबाडोस में जब ट्रॉफी उठाई थी तो आपको लग रहा है अहमदाबाद में 8 तारीख को ट्रॉफी उठाने वाले हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया टॉस जीतेगा और पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि उसको चाहिए थे हमको कि अभिषेक शर्मा एंड बाकी सबकी फॉर्म वापस आए, उसके लिए बैटिंग जरूरी थी और वैसे ही हुआ। काफी कमाल मैच है ये तो। इंडिया का द बेसिक क्वालिफिकेशन तो चल रहा है, काफी प्रेशर है, बट वी वांट इट इन अ कंफर्टेबल वे। बढ़िया मैच, हर अभिषेक का फॉर्म बहुत जरूरी है। इस जीत के बाद टीम इंडिया अब कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक और अहम मुकाबले के लिए तैयार है। हालांकि टीम की गेंदबाजी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि टीम इंडिया अपनी कमजोर कड़ियों को कैसे मजबूत करती है और इसमें किस तरह सुधार लाती है। बैटिंग बहुत अच्छा था आज, बॉलिंग थोड़ा अच्छा हो सकता था, मगर पूरा एंटरटेनमेंट था मैच आज का। एंड चेन्नई पिच बहुत ट्रू था, उसमें ग्रिप और टर्न नहीं था अहमदाबाद की तरह।
बहुत अच्छे फॉर्म में थी इंडिया टीम. दे नीड अ गुड काइंड ऑफ स्टार्ट. उनको चाहिए था विक्ट्री भी फॉर द वर्ल्ड कप 2026. सो दैट हम अभी जीत गए हैं, सीधा हम कप ही उठाएंगे. अभी मैच बहुत अच्छा रहा, सब लोग बहुत अच्छा खेले. अभिषेक शर्मा का बल्ला पिछले 2-3 मैचों से चला नहीं था, लेकिन आज उसने काफ़ी अच्छा खेला और बॉलिंग में भी अच्छा रहा इंडिया का. काफ़ी अच्छे मार्जिन से हम जीते हैं और उम्मीद करते हैं कि फाइनल भी हम पहुंचेंगे और जीतेंगे. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की इस बड़ी जीत में हर खिलाड़ी ने अहम योगदान दिया, लेकिन असली चुनौती अब सामने है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगला मुकाबला अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आएगा. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ कप्तान और कोचिंग स्टाफ को इन पहलुओं पर गंभीरता से काम करना होगा. चेन्नई से डीडी न्यूज के लिए दीपिका की रिपोर्ट. T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच ग्रुप 2 का मुकाबला होगा. ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा. टॉस 6:30 बजे होना है. भारत ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आज ब्रिस्बेन में दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में दूसरा वनडे में वापसी के इरादे से उतरेगी. पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया था. भारत ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच यह मैच सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खान चंद्र सिंह का निधन हो गया. उन्होंने ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली. स्टेज 4 लिवर कैंसर से वो पीड़ित थे और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. पिता की गंभीर स्थिति के सूचना मिलते ही रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप खेल रही टीम इंडिया का साथ छोड़कर तुरंत घर लौटना पड़ा था. सीनियर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत पुरुष एकल के दूसरे दौर में चीनी ताइपे के लिन चुन यी से सीधे गेम में हारकर जर्मन ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट से बाहर हो गए. श्रीकांत की हार के साथ ही टूर्नामेंट में भारत का अभियान भी खत्म हो गया. तो कल भारत की जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत हुई है, 72 रन से जीत हुई है और इस समय हमारे साथ दीपिका हमारी संवाददाता चेन्नई से जुड़ गई हैं इस जीत पर. आइए दीपिका का सीधा रुख करेंगे. दीपिका, अगर स्टेडियम की बात करें तो कल कैसा माहौल था? बड़ा ही रोमांचक मुकाबला रहा है और अब भारत की सेमीफाइनल से कहते हैं ना बस एक कदम दूरी है, तो बस उस पर भारत की अब टीम की रणनीति कैसे रहने वाली है, बताइए आप. गुड मॉर्निंग आंचल एंड भावना. कल बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा. पूरे स्टेडियम का माहौल काफ़ी जोश में थे. सारे फैंस पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज तो अभिषेक शर्मा ने खेलना ही खेलना है और वहीं अभिषेक शर्मा ने अपना पहला टूर्नामेंट का अर्धशतक भी लगाया. उसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने अपने 4000 इंटरनेशनल रन्स पूरे किए. वहीं तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सभी की तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था. कहीं ना कहीं अगर हम कहीं पर हमारी परफॉर्मेंस लैक हुई तो वो थी बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती इतना अच्छा नहीं अपना परफॉर्मेंस, अपना प्रदर्शन दे पाए कल के मैच में. 72 रन से हमने जरूर जिम्बाब्वे को हराया, लेकिन अगला जो टारगेट है वो है वेस्ट इंडीज, क्योंकि वो वर्चुअल नॉकआउट है टीम इंडिया के लिए, जहां पर टीम इंडिया को जीतना ही जीतना है. कल की जो कमियां थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अब वो सबको चैनलाइज करेंगे और जितनी कमियां हैं उसके ऊपर भी काम करेंगे एक बार वो कोलकाता पहुंच जाएंगे तब. फिलहाल टीम रिलैक्स करेगी, फिलहाल टीम ट्रैवल करेगी कोलकाता के लिए, क्योंकि वर्चुअल एनकाउंटर है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो जीतना ही जीतना है अगर टीम इंडिया को इस बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनानी है तो. लेकिन कल के मैच के बारे में बात करें तो काफी सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए गए. अर्शदीप सिंह के जितने विकेट्स लिए गए वो रिकॉर्ड विकेट टेकर बने. उसके अलावा सूर्य कुमार यादव, अभिषेक सिंह और बाकी सारे प्लेयर्स ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिखाया. फैंस काफी खुश थे. थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था बॉलिंग को लेकर, लेकिन उम्मीद है कि वो भी आगे जाके ठीक से प्लान करके टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार रहेगी. बिल्कुल, और यही उम्मीद रहेगी सभी जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं उनकी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपिका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए. और आइए अब देख लेते हैं कि क्या है मौसम का मिजाज आपके शहर में.
तो नया सवेरा में वक्त आ गया कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं रंग भरी एकादशी पर बरसाना और नंद गांव की गलियों में खेली जा रही पारंपरिक लठमार होली की झलक। और सभी को इंतजार है होली के त्योहार का, लेकिन होली के त्योहार का जो रंग है अभी से दिखने लग गया। आप देखिए रंग भरे नजारे, और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल